हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वे टू ट्रेड। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हो सकता है कि आप लोगों ने किसी के बताए हुए स्ट्रैटेजी को ट्रेड किया है, या किसी यूट्यूब पे किसी ने स्ट्रैटेजी बताया उसको ट्रेड किया है, या कहीं और किसी अदर प्लेटफॉर्म से स्ट्रैटेजी लेके उस पर ट्रेड किया है। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपको बता दी और आपको पता नहीं है कि उस स्ट्रैटेजी के पीछे क्या क्राइटेरियाज है, किस बेसिस पे वो स्ट्रैटेजी चल रही है। मान लो कि एक कोई भी सिचुएशन है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे मार्केट में एंट्री लेना है, ओके। और जब वो सिचुएशन आ रहा है, आप मार्केट में एंट्री ले रहे हो, लेकिन उसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है। मेरे कहने का बहुत ही सिंपल मतलब ये है कि आपने जो भी स्ट्रैटेजी आपके पास है, जो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से आपने लिया है, क्या वो बैक टेस्टेड है, आपने उसका बैक टेस्ट किया है क्या। और अगर बैक टेस्ट नहीं किया है और किसी कहने के बेसिस पे आप अगर ट्रेड कर रहे हो, तो वो जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है वो कितना ज़्यादा रिलायबल है, कि आप उस पर कितना विश्वास कर सकते हो। तो सिंपल सा एक रीज़न है कि अगर आपको कोई भी फ़ोन खरीदना होता है मार्केट से, तो आप कितना सारा रिसर्च करते हो कि उसमें क्या रैम है, उसके कैमरा में कितना मेगापिक्सल्स के कैमराज है, और भी बहुत सारी चीज़ें, उसके रोम क्या है, कौन सा कलर चाहिए मुझे, उसका डायमेंशंस क्या होने चाहिए, उसके ग्लास पैनल्स के क्या क्राइटेरियाज है। तो ये एक सारी चीज़ें हम चेक करते हैं एक सिंपल मोबाइल खरीदने के पहले, एक फ़ोन या एक लैपटॉप खरीदने के पहले, कोई भी सामान खरीदने के पहले। तो जो हमारा, जब हम ट्रेड के लिए बैठते हैं, ट्रेड करने जाते हैं, जहां अपना एक्चुअल मनी डाल रहे हो आप, तो उसके पीछे क्यों ना रिसर्च करके देन ओनली वी कैन गो फॉर ट्रेड। ओके, सो मेन पर्पस मेरा यही है कि आज मैं आप लोगों को आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसको सिंपल एक्सेल में कैसे बैक टेस्ट कर सकते हो, सिंपल 2-3 फॉर्मूलाज मैं क्रिएट करके बताऊंगा। और उस फॉर्मूलाज के बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो, और विदाउट किसी और की हेल्प के बेसिस पे नहीं, खुद के एनालिसिस के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले समझते, कोई भी एक, ये जो प्लेटफॉर्म है ये ज़ीरोधा का है। मैं इसमें से जो भी इंडिकेटर्स एडेड है इसको पहले तो निकाल लेता हूँ, कुछ भी ऐड नहीं करता हूँ अभी। ओके, सो ये ज़ीरोधा का एक रॉ प्लेटफॉर्म है, इस पर कुछ भी ऐड अभी नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, कुछ भी टाइम फ्रेम ले रहा हूँ मैं, चलो से 15 मिनट का। तो मैंने क्या बोला अभी कि बैक टेस्ट करेंगे हम लोग, और पहले किसी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने के क्या तरीका होता है किसी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने का। तो सबसे पहला 1 मिनट में सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, फिर ओके गूगल ड्राइव भी देख लेते हैं, ये भी एक्सेल ही है। तो बहुत ही सिंपल तरीके में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि खुद की स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट कर सकते हो, और उस स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने के बाद उसको बैक टेस्ट कैसे कर सकते हो। जब बैक टेस्ट कर लो अपनी स्ट्रैटेजी को, खुद की बनाई हुई स्ट्रैटेजी को, देन ओनली गो फॉर द ट्रेड, एक्चुअल ट्रेड इन मार्केट। ओके, और तब भी मैं बोलूँगा कि जब आपने स्ट्रैटेजी बना ली, उसको बैक टेस्ट भी कर लिया, फिर भी आप डायरेक्टली मार्केट में अपने एक्चुअल मनी के साथ ट्रेड मत करो, उसको सिमुलेट करो। सिमुलेट इन द सेंस कि आप उसको लाइव ट्रेड करो, लाइव ट्रेड करो, बट एक्चुअल मनी के साथ ना करो। ओके, या उससे बेटर ऑप्शन है, अगर इंडेक्स पे आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो इक्विटी में करो। मैं इन सारी चीजों को बारी बारी से आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जो कुछ सिनेरियोज है वो पहले बताता हूँ मैं, कि किसी स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। पहला कि कोई भी इंडिकेटर चाहिए होता है, तो कोई भी इंडिकेटर ले लेंगे हम लोग। इसमें मैं कोई भी 1-2 इंडिकेटर ऐड कर दे रहा हूँ। मूविंग एवरेज ले लेते हैं, मूविंग एवरेज बहुत लोगों को बहुत पसंद है, तो मूविंग एवरेज ले लिया। मूविंग एवरेज, एक मूविंग एवरेज 20 का ले रहा हूँ या 10 का ले रहा हूँ।
इसको हाइड कर दे रहे हम लोग। ओके, और एक और मूविंग एवरेज ले रहा हूँ मैं। ओके, ये 50 का ले लिया, इसका कलर ये लो कर दे रहा हूँ फॉर मोर विजिबिलिटी, नथिंग एल्स। सो अभी हमारे पास दो मूविंग एवरेज है। अब दो मूविंग एवरेज में एक और थोड़ा स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी को करने के लिए किसमें RSI ऐड कर देते हैं। और बिलीव में ये एक बहुत ही सिंपल, मैंने कोई भी ये मेरा पहले से कोई बनाया हुआ स्ट्रैटेजी नहीं है, और ये लाइव क्लास है नहीं कि आप अगर कुछ बोलोगे तो उसके अकॉर्डिंग में चेंज करके आपके सामने क्रिएट करो। ऐसे ही मैंने रैंडम 10 और 50 का मूविंग एवरेज ले लिया है, इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक RSI ले रहा हूँ मैं, सिंपल इंडिकेटर्स को ही यूज कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करूँगा कि आप लोगों में से किसी को बिल्कुल भी समझ में ना आए। और ये सारे डिफॉल्ट से RSI मैंने 14 लिया है, ये पहला मूविंग एवरेज 10 का लिया है, दूसरा मूविंग एवरेज 50 का लिया। अब हमारे पास जो पहले सिचुएशंस थे कि ओके, इसको हटा देते हैं, तो जो स्ट्रेट ओके, तो फर्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया था कि हमारे पास इंडिकेटर होना चाहिए, तो इंडिकेटर हो गया, हम लोगों के पास इंडिकेटर हो गया। और दूसरा है कि इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर होने के बाद अब एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। अब जनरली दो मूविंग एवरेज में ट्रेड्स कैसे करते हैं हम लोग। अभी मैंने जो दो मूविंग एवरेज ऐड किए, दो मूविंग एवरेज में अगर आप लोग थोड़ा भी ट्रेड्स के बारे में जानते हो, ट्रेडिंग के बारे में जानते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि एक छोटे मूविंग एवरेज जैसे एक 10 है और एक 50 है, तो यहाँ आप ध्यान से अभी इस पॉइंट पे ध्यान देना, क्योंकि अभी ये स्ट्रैटेजी क्रिएशन का पार्ट है हमारा। ओके, तो ये जो मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज 10 का है, ये वाला, और ये मूविंग एवरेज है, ये है 50 का। तो स्ट्रैटेजी बेसिकली ऐसा होता है कि जब भी जो छोटा मूविंग एवरेज है वो अपने से बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है, देन हम समझते हैं कि एक ट्रेंड में चेंज आ रहा है। अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर जो सिचुएशन है हमारे पास वो है कि 10 का मूविंग एवरेज है और एक 50 का मूविंग एवरेज है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी क्रिएशन का पार्ट है। सो अभी के सिचुएशन के हिसाब से जो व्हाइट लाइन है, ये जो व्हाइट लाइन है, ये व्हाइट लाइन जब येलो लाइन को क्रॉस ओवर करेगा या क्रॉस अंडर करेगा, तो हम अगर क्रॉस ओवर कर रहा है, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस ओवर कर रहा है, तो बाई के लिए जाएंगे। ओके, अभी मैं थोड़ा और एग्जांपल देके समझाता हूँ आप लोगों को कि यहाँ देखना 2-3 एग्जांपल्स है ऑलरेडी। तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस येलो लाइन को व्हाइट लाइन ने ऐसे पूरा क्रॉस किया है, तो ये हमारा बाइंग पॉइंट हो गया, ये बाइंग पॉइंट हो गया, ये पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा, अगर शॉर्ट के लिए देखोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे शॉर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट लाइन येलो लाइन को व्हाइट लाइन क्रॉस कर रहा है। सो ये एक पहला सिचुएशन हो गया कि छोटे पीरियड का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर या क्रॉस अंडर करना चाहिए, तो हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए एंट्री लेंगे। दूसरा सिचुएशन, अब RSI का मैंने डिफॉल्ट पीरियड रखा है 14 का और 60, 20 और 80 का ये है। तो RSI में एक काम करते हैं कि 50 का एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच में, ताकि एक क्लियरिटी आ जाए और वहाँ एक सिचुएशन हम लोग क्रिएट करेंगे। तो ये RSI है, एक मिनट ऐसे करते हैं कि इसको RSI को सेटिंग से यहाँ से 50-50 कर देते हैं दोनों साइड, 50 ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ये भी 50, ये रहा। तो अब RSI के 50 का लाइन ड्रॉ हो गया, RSI में 50 का लाइन ड्रॉ हो गया। तो ये पहला जो सिचुएशन था हमारा कि क्रॉस ओवर होना चाहिए, क्रॉस ओवर होना चाहिए, क्रॉस ओवर होना चाहिए। तो क्रॉस ओवर या क्रॉस ओवर और क्रॉस अंडर,
क्रॉस अंडर। ओके, सो बाइंग के लिए क्रॉस ओवर बाई के लिए और क्रॉस अंडर शॉर्ट के लिए होना चाहिए। सो ये एक सिचुएशन हो गया कि जब भी क्रॉस ओवर 10 पीरियड का मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस ओवर करेगा तो बाई करेंगे। दूसरा, RSI 50 के ऊपर, RSI जब भी 50 के ऊपर क्रॉस ओवर होगा तो हम लोग बाई करेंगे, या उसको सिंपल और भी सिंपल बना देते हैं, RSI 50 के ऊपर ही होना चाहिए तो बाई करेंगे। RSI शुड बी ग्रेटर देन नंबर 50। RSI 50 से ज्यादा होना चाहिए लॉन्ग के लिए, और शॉर्ट के लिए RSI 50 से कम होना चाहिए। मैं आपको इसमें एक्सेल में ये करके बता देता हूँ कि बाई का कंडीशन है 10 MA10 crosses above MA50। ये पहला कंडीशन है बाई के लिए। बाई के लिए दूसरा कंडीशन है RSI should be greater than number 50। ये बाई के लिए है। सेम अगर शॉर्ट के लिए वाइस वर्सा, शॉर्ट के लिए है MA10 crosses under MA50 और RSI should less than number 50। तो ये हो गया कंडीशंस हमारे पास रेडी है। कंडीशंस इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी मेरे पास रेडी है। अब क्या करना है हमें कि इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है। बैक में कंप्लीट पैकेज बताऊंगा आपको कि स्ट्रेटजी क्रिएट किया, स्ट्रेटजी क्रिएट करने के बाद स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया, स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने के बाद स्ट्रेटजी का एनालिसिस किया, उसके बाद एनालिसिस करने के बाद अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा अगर आपको लग रहा है कि वीक है तो उसको इन्हांस किया, then only will simulate the strategy and after happening all these scenarios then only we can go for actual trading, actual live trading। so अभी दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग कि अब इसको बैक टेस्ट कैसे करना है। so सिंपल क्या है कि हम लोग इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इरेज कर दिया। ये हमारे कंडीशंस रेडी है। मैं एक कुछ टाइम पीरियड्स का आपको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये अगेन ये कोई बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है या नहीं है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी इसको बहुत अच्छा आई थिंक नहीं होगा इसका रिजल्ट, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। बस इसको कैसे इन्हांस करें इसके बारे में इलेबोरेट करने के लिए मैंने सिंपल सा दो तीन इंडिकेटर्स लिए। तो एक ट्रेंडिंग मार्केट में कोई भी चलते हैं, ट्रेंडिंग या कोई भी मार्केट में यहाँ से पकड़ लेते हैं, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से ये यहाँ से देख लेते हैं। ओके, यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ मैं, ये रहा वर्टिकल लाइन। ओके, सो इसको यहाँ कर दिया अगेन। तो अब इसको एक्सेल में बैक टेस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा हमें। पहले तो अगर हमें इसको बेटर एनालिसिस करना है तो उसके लिए क्या क्या ऐड करेंगे हम लोग कि फिर बाद में जाके उसको और भी अच्छे से स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियोस को कहीं मिस मत करना, क्योंकि मैं थोड़े टाइम पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा जो डेफिनेटली आपको एक अच्छे स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो कुछ ये लिख लेते हैं, एक ट्रेड कौन सा होगा हमारा, बाई होगा या सेल होगा वो उसके लिए। और ट्रेड लेने के बाद एंट्री, किस पॉइंट पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं, किस पॉइंट पे एग्जिट ले रहे हैं, और हमारा PNL क्या है।
तो यहाँ से हमको पता चलेगा हम लोगों को कि स्ट्रैटेजी में ये 4 चीज़, अगर नंबर ऑफ टेंस वो आगे करके मैं आपको बताता हूँ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से बैक टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर लेवल पे MA10 ने MA50 को क्रॉस ओवर किया है और RSI भी 50 के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे, इस कैंडल पे हम लोग बाई करेंगे और क्लोजिंग पे ले रहा हूँ अभी मैं बैक टेस्ट करने के लिए। तो 399321 इसका क्लोजिंग है यहाँ पे। अब जो भी मैं आप प्राइस जो शो होगा वो यहाँ पे भी होगा और जो कर्सर है, कर्सर के सामने भी आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ भी प्राइस शो होगा। तो जो क्रॉस ओवर पॉइंट है क्लोज का वो है 399321। ट्रेड सबसे पहले क्या होगा, ये बाई है हमारा ट्रेड, BUY बाई। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को मिस मत करना, कभी भी मैं कुछ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा और हो सकता है अगर आप पूरे वीडियोज को नहीं देखोगे, स्किप करके देखोगे तो आप मिस कर सकते हो इन पॉइंट्स को। सो अब भी क्या है कि हाँ, पहले प्रॉब्लम बता देता हूँ कि प्रॉब्लम आएगा क्या, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करके बताऊंगा। सो एंट्री हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे एंट्री है 39932.1, 39932.1 ये एंट्री है। अब इसका एग्जिट कहाँ पे है, इसका एग्जिट तो बहुत लंबा ट्रेड जा रहा है। ये देखो यहाँ पे एग्जिट है इसका और ये क्लोज है 41056.6, 41056.6 ये इसका एग्जिट है। अब इसमें एक फॉर्मूला डालेंगे हम लोग और फॉर्मूला कैसा होगा कि जब आप बैक टेस्ट करोगे, जब अभी क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री ले रहे हैं, यहाँ से आपको समझ में ज़्यादा बेटर आएगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट, वेट, सो अगर आप इस पॉइंट पे एंट्री ले रहे हो लोअर पॉइंट पे और कहीं ना कहीं ऊपर जाके आप इस पे एग्जिट मार रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला इस टाइप से डालना होगा कि इस एग्जिट माइनस एंट्री, ये आपको फॉर्मूला डालना होगा एक्सेल में, बराबर। तो एग्जिट माइनस एंट्री, लेकिन अपोजिट साइड अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो क्या डालना होगा, अगर इस पॉइंट पे अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपको और कहीं इस पॉइंट पे निकल रहे हो तो उसके लिए आपको क्या डालना होगा कि एंट्री माइनस एग्जिट। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कोई सामान 10 रुपए में खरीदा है और उसको 20 रुपए में बेच रहे हो तो 10 का प्रॉफिट हुआ, ओके। बट अगर आप कोई सामान पहले ही आपने शॉर्ट कर दिया है 20 का और आप उसको 5 रुपए में खरीद रहे हो, तो यहाँ भी सिनेरियोज वही है, लेकिन है कंडीशन कि आप उल्टा पहले शॉर्ट कर ले रहे हो, पहले उसको बेच दे रहे हो। तो खरीदना हमें कम में है और बेचना ज़्यादा, तभी हमें प्रॉफिट होगा। अगर कम प्राइस में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेच रहे, देन ओनली वी कैन गेट प्रॉफिट। अगर इसके अपोजिट हो रहा है तो हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। सो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला डालेंगे एक्सेल में, वो ऐसा होगा कि इक्वल टू इफ सेल को सेलेक्ट करेंगे B14 इक्वल टू, और ये जो भी है हमारा सेल का, सेल में लिखा हुआ उसको लिख देंगे इफ B14 इक्वल टू बाई, कॉमा, अगर बाई हमने सेलेक्ट किया है ट्रेड को तो एग्जिट माइनस एंट्री करेंगे। एग्जिट माइनस एंट्री, एज आई टोल्ड यू कि जब बाई कर रहे हैं तो एग्जिट माइनस एंट्री करेंगे तो हम एक्चुअल प्रॉफिट क्या है वो समझ में आएगा। सो एग्जिट माइनस एंट्री, फिर कॉमा, अदरवाइज अगर बाई है तो एक्सेल ये समझेगा, अगर बाई नहीं है तो एक्सेल क्या समझेगा वो भी इसको देना पड़ेगा।
अदरवाइज एंट्री माइनस एग्जिट, ब्रैकेट को क्लोज किया, इंटर, ये आ गया। सो 932.1 पे हम लोगों ने एंट्री लिया था, बाई किया था। 41056.6 पे हमने इसको शॉर्ट किया है, बेचा है, एग्जिट किया है, तो हमें 1100 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। अब इस ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला हमने डाला है, ये सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए एक शॉर्ट का ट्रेड ले लेते हैं। कोई भी जो ट्रेंडिंग है उसका एक शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं, फिर डिलीट करते हैं, फिर एक दो ट्रेड और लेते हैं, फिर उसके एनालिसिस के बारे में आपको बताऊंगा। सो अगर आप देखोगे, आगे का ही देख लेते हैं, इसके आगे का जस्ट जो ट्रेड है, अभी हम कहाँ पे थे, ये लिया था हम लोगों ने, यहाँ पे एग्जिट किया। हाँ, तो उसके नेक्स्ट ट्रेड ही इसका जो है वो शॉर्ट का है, तो यही ले लेते हैं, कंटिन्यूएशन भी हो जाएगा हमारा। सो ये जो है 930 को हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, इसका क्लोज है 41056.6, ये है सेल। 41056.6 पे शॉर्ट किया और इसको एग्जिट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पे 41056.15, 41056.15 पे हमने एग्जिट किया। सो अब क्या है कि ये जो फार्मूला हम लोगों ने डाला था, इसको सिंपली ऐसे क्लिक करके स्क्रॉल कर देंगे, ये 0.045 आया, जो रिजल्ट आया PNL हमारा इस ट्रेड का, वो 0.45 आया। तो अगर आप देखोगे ये कि 41056 पे हमने शॉर्ट किया था और हमें 41056.15 पे हमने बाई किया, तो 0.45 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप इसको अपोजिट तरीके से समझोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि 41056.15 पे बाई किया और 41056.6 पे शॉर्ट किया। सो इंटेंशन यही है कहने का मतलब कि जब भी बाई करोगे कम प्राइस पे और ज़्यादा पे बेचोगे, तभी प्रॉफिटेबल ट्रेड वो होगा। सो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही सही ले रहा है। अब नेक्स्ट ट्रेड को देखते हैं। यहाँ पे एग्जिट किया, उसके बाद अगेन ये शॉर्ट लिया इसने, सॉरी अगेन इस पॉइंट पे बाई लिया, तो जो एग्जिट है यही एक्चुअली बाई है, बाइंग पॉइंट है, और ये बाई हो जाएगा। बाई का एग्जिट है यहाँ पे, बाई का अगेन एग्जिट इस पॉइंट पे है, ये है 40882.5, 40882.5। सो इसमें 173 पॉइंट का लॉस हुआ। अगेन शॉर्ट है, दूसरा शॉर्ट का एंट्री यही है, कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया। अब जो शॉर्ट किया इस पे, इसका एग्जिट नेक्स्ट डे ओपन पे 41405.8, 41405.8। मैं कुछ ट्रेड्स जानबूझ के ले रहा हूं ताकि इसका कुछ एक डेटा हो, फिर उसके बेसिस पे मैं आपको समझा पाऊं। अब बाई का ट्रेड आया, सेम पॉइंट पे बाई करेंगे, इसी पॉइंट पे यहाँ बाई लिख दिया, इस पे बाई करेंगे, कंट्रोल भी। अब बाई का एग्जिट चेक करते हैं, 41270.55, 41270.55। अगेन शॉर्ट आएगा, इसको लिया, कंट्रोल भी, शॉर्ट किया और शॉर्ट किया। उसके बाद शॉर्ट का जो एग्जिट है वो देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे एग्जिट हो रहा है 38294.65, 38294.65। तो इसमें तो लगभग 3000 पॉइंट का प्रॉफिट गेन हुआ हम लोगों का। सो अभी और भी बहुत सारे, इतने सारे, मैं बहुत ज़्यादा पीछे स्क्रॉल कर दिया था मैंने। सो एक डेटा, अब मैं बेसिकली जो बताना चाहता था उसके लिए लगभग एक डेटा मैंने प्रिपेयर कर लिया है। अब इस डेटा के बेसिस पे हम अपने स्ट्रैटेजी को कैसे डिसाइड करेंगे। ये तो बहुत ही कम ट्रेड्स लिए मैंने, 2 3 4 6 ट्रेड्स लिए। सो एक अच्छे स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए आपके पास 400-500 ट्रेड्स होने चाहिए, मिनिमम 300
250-300 ट्रेड्स तो होने ही चाहिए मिनिमम। सो जब वो ट्रेड्स आपने बैक टेस्ट करके एक डेटा बना लिया, और बिलीव मी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आज अब वो टाइम आ गया है कि एल्गो ट्रेड्स, लोग एल्गो की तरफ मूव कर रहे हैं। सो सब कुछ सही है, लेकिन जब आप एक जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है तो बिल्कुल भी एल्गो की तरफ ना जाए, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली एल्गो पे जंप करते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर चार्ट कैसे वर्क करता है, कोई भी इंडिकेटर्स के क्या पैटर्न्स है मूव करने के, कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर किस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के साथ कैसे रन कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आप मैनुअल बैक टेस्ट करोगे, उसके सिचुएशंस को समझोगे, अलग अलग सिचुएशंस को ड्रॉ करके उसके साथ फिट करने की कोशिश करोगे। Then only you can understand the actual facts about that particular script and that particular indicator, that how both are working together. Okay? So ये situations है, और इतने डेटा हमारे पास आ जाने के बाद अब इसका एनालिसिस कैसे करेंगे वो सिंपल तरीके में बताऊंगा। पहली बात तो कि हमें फोकस प्रॉफिट और लॉस पे नहीं करना है। फोकस किस किस पॉइंट्स पे करना है वो पॉइंट्स में बता देता हूँ कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना होना चाहिए, विन परसेंट। अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो तो उसका विन परसेंट कितना होना चाहिए। अब विन परसेंट का कुछ ऐसा सिस्टम है कि अगर विन परसेंट, पहले क्या क्या लिखना है वो मैं लेना है वो मैं बताता हूँ। विन परसेंट चेक करेंगे और उसके बाद उसका ड्रॉडाउन चेक करेंगे, दूसरा एवरेज ट्रेड चेक करेंगे। बहुत ही बेसिक सी चीज मैं बता रहा हूँ। विन परसेंट चेक करेंगे, ड्रॉडाउन चेक करेंगे, एवरेज ट्रेड चेक करेंगे, मैक्स लॉस चेक करेंगे कि हम कितना मैक्स लॉस एक ट्रेड के लिए दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अगेन मार्केट में अगर इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ये तो जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मैंने बताई है पोजिशनल के लिए, जैसा मैंने बताया कि ट्रायल स्ट्रैटेजी है, मैं आपको सिखाने के लिए एक रैंडम से एक स्ट्रैटेजी मैंने क्रिएट किया है। सो जब आप एक इंट्राडे के लिए स्ट्रैटेजी क्रिएट करोगे तो इंट्राडे में जितना मैक्स आप स्टॉप लॉस लगा के रखोगे उससे ज़्यादा लॉस कभी नहीं होगा। बहुत ही रेयर सिचुएशंस आते हैं जहाँ फ्रीक ट्रेड्स की वजह से एक ऐसा नैनो सेकेंड में कुछ ऐसे जंप्स आते हैं जो आपके एसएल को बाउंस करके चले जाते हैं और आपका एसएल हिट नहीं होता है। या तो ये इंडेक्स में बहुत कम देखने को मिलता है, स्टॉक्स में पर्टिकुलरली ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि समटाइम्स स्टॉक में वॉल्यूम नहीं होते और वॉल्यूम नहीं होने की वजह से ऐसे सिचुएशंस ज़्यादा टाइम आ जाते हैं। सो अभी के लिए बेसिक इतना ही चीज़ देखेंगे, विन परसेंट, ड्रॉ डाउन, और आप प्रॉफिट भी एक सेंस में होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट कितना है परसेंटेज वाइज। ओके, सो नेट प्रॉफिट कितना है परसेंटेज वाइज, और मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट अगर नहीं भी देखा तो कोई इशू नहीं है, मैक्स लॉस डेफिनेटली देखना है, और एवरेज प्रॉफिट ऑन विन ट्रेड, एवरेज प्रॉफिट ऑफ विन ट्रेड, और दूसरा है एवरेज लॉस ऑफ लूजिंग ट्रेड। सो ये मेनली जरूर देखना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपको सिंपल, अभी क्या होता है कि एवरेज ट्रेड्स देख लेते हैं हम लोग कि मान लो 10 ट्रेड है, 400 ट्रेड्स है आपके पास, तो 400 ट्रेड्स में से बहुत सारे लॉसेस भी होंगे, बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी होंगे। तो आप अगर सबका एवरेज करोगे तो वो एक एवरेज ट्रेड हो जाएगा, उससे बहुत अच्छा एक डेटा आपको कलेक्ट नहीं हो पाएगा कि उसका एनालिसिस आप उसके बेसिस पे कर सको। बट अगर आप सेम टाइम सारे लूजिंग ट्रेड्स को एक तरफ रखो और सारे विनिंग ट्रेड्स को एक तरफ रखो और दोनों का एवरेज करोगे तो एक आइडिया मिलेगा कि जब लॉस हो रहा है तो लूजिंग टाइम में जब भी लॉस हो रहा है तो उसका एवरेज क्या है, और जब विन हो रहा है तो उसका एवरेज क्या है। सो सिंपली एवरेज ट्रेड से डेफिनेटली ये जो एवरेज है, 2 एवरेज, वो बेटर होता है और हमेशा बेटर होता है। इसके बेसिस पे एनालिसिस करना इज डेफिनेटली बेटर देन
सिंपल एवरेज ट्रेड्स। सो ये 4-5 हमारे पास पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये बेसिक अभी 7 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। इसमें और भी आप अपने अकॉर्डिंग जब धीरे धीरे ट्रेड करने लगोगे, आप बैक टेस्ट करने लगोगे, एनालिसिस करने लगोगे, तो समझ में आएगा कि और भी क्या कुछ हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। सो अभी जितना डेटा है इतना ही डेटा, इसका ही एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो नेट परसेंट क्या है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी नेट प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो नेट प्रॉफिट परसेंट कैसे डिफाइन करेंगे। नेट प्रॉफिट परसेंट डिफाइन करने के लिए कि अगर किसी स्ट्रैटेजी को रन करने के लिए आपका 1 लाख, ये बैंक निफ्टी पे रन किया है तो मैं इसी के ऊपर करके दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी पे अगर फ्यूचर आप ले रहे हो तो उसका जो मार्जिन है अभी के अकॉर्डिंग वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपया लगता है। तो 1.5 लाख पे नेट प्रॉफिट हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, सो अगर आप देखो यहाँ करो ऐसे सम और ये सम इंटर, तो इतने पॉइंट्स का प्रॉफिट ये जनरेट करके दे रहा है 3268.6। हालांकि मैंने वही पॉइंट्स फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वही पॉइंट्स कंसीडर किया जो एक अच्छे प्रॉफिटेबल टर्म्स में थे, प्रॉफिटेबल टाइम के थे, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। तो अगर इसको अगर लॉट साइज से मल्टीपल करोगे आप 25 से, तो ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, इक्वल टू ये किया मैंने 80,000। तो 4-6 ट्रेड्स में ही आपने अगर 1.5 लाख का इतना देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50, अराउंड 55-54% के आसपास प्रॉफिट आपने 4-5 ट्रेड्स में ही अर्न कर लिए। तो इसका मतलब ये नहीं बोलूँगा मैं कि ये एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जब ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया तभी मार्केट एक अच्छे ट्रेंड्स में था और 2 अच्छे मोटे मोटे प्रॉफिट्स हमें देखने को मिले, एक ये शॉर्ट का और एक पहला वाला बाई का, इसलिए एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। दूसरा विन परसेंट। अब हमारे पास यहाँ 6 ट्रेड्स है, 1 2 3 4 5 6 में से 2 लूजिंग ट्रेड्स है, बाकी 4 विनिंग ट्रेड्स है। तो इसका विन परसेंट क्या है। अब विन परसेंट करने के लिए अगर आप देखोगे तो परसेंट कैलकुलेटर सिंपली मैं ये ऐसे भी बता सकता हूँ, लेकिन आपके कंफर्ट के लिए इस साइट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक परसेंट कैलकुलेटर वो बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो क्या है कि 2 लूजिंग ट्रेड्स और टोटल ट्रेड 6 है, तो 4 हमारे पास प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है। तो सिंपल यहाँ डालेंगे 4% ऑफ 6 आ गया यहाँ पे 66। सो 66 विन परसेंट है। ड्रॉ डाउन मीन्स कि कंटिन्यूअस लॉस, तो कंटिन्यूअस मैक्स लॉस इज द ड्रॉ डाउन। सो इन दिस केस जो कंटिन्यूअस लॉस है वो एक ही है, क्योंकि मैंने बहुत कम डेटा लिया है। सो इस केस में 173.65 भी रखेंगे। अगर एक्चुअली मुझसे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 3 लूजिंग ट्रेड्स हैं, 1 2 3 और 3 विनिंग ट्रेड्स हैं। सो विन परसेंट यहाँ 50% हो जाएगा। 50 क्योंकि 3 लूजिंग ट्रेड्स है और 3 विनिंग ट्रेड्स है, तो विन परसेंट 50 हो जाएगा। अब ड्रॉ डाउन अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअस मैक्स लॉस इज द ड्रॉ डाउन। सो अगर आप इस तीनों को ऐड करोगे तो होगा इक्वल टू ये नहीं थोड़ा फॉर्मूला गलत डाल दिया मैंने, इस तीनों को ऐड कर लेते हैं। प्लस सो 832 पॉइंट का लॉस है। सो जो ड्रॉ डाउन है वो -832 का है। सो मैक्स जो लॉस हमें हो सकता है वो 832 पॉइंट्स का हो सकता है, या इस पर्टिकुलर डेटा ने हमें यही बताया। अब एवरेज ट्रेड, जो मैंने पहला बताया था कि एवरेज ट्रेड करने के लिए सबको इससे ऐड कर दो और उसको उसके नंबर से डिवाइड कर दो। तो ये जो था 3268, इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे 6 से। सो इक्वल टू
सेलेक्ट किया मैंने, इसको 6 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज ट्रेड 544.77 हो गया। 544.77 ये एवरेज ट्रेड हो गया। मैक्स लॉस, अब इसमें जो सारा सबसे बड़ा लॉस है वो मैक्स लॉस हो जाएगा 523.3। अब एवरेज प्रॉफिट ऑन विन ट्रेड, जब जो सिर्फ उन ट्रेड्स को सेलेक्ट करेंगे जो विनिंग ट्रेड्स है और उसका एवरेज निकालेंगे। सो उसके लिए क्या करेंगे कि एक ये विनिंग ट्रेड है, एक ये है और एक ये है। तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाए। और एक जो लूजिंग ट्रेड्स है, ये जो बाकी के वाइट है वो उसको भी कलर कर दे रहा हूँ कोई सा, मोर विजिबिलिटी, ये लूजिंग ट्रेड्स है। सो अगर एवरेज प्रॉफिट ऑन विन ट्रेड्स देखना है हमें, तो सिर्फ जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है उनका एवरेज लेंगे, और सेम अगर एवरेज ट्रेड ऑफ लूजिंग ट्रेड्स देखना है तो जो लूजिंग ट्रेड्स है उनके एवरेजेस देखेंगे। तो सिंपली क्या करना है कि यहाँ डाल दे रहा हूँ मैं एक फॉर्मूला, और इसमें एक्सेल अगर आप यूज करोगे तो बहुत ही इजी होता है एवरेज निकालना, क्योंकि सारे फार्मूला बेस्ड होते हैं और ये ऐसा कोई फार्मूला है नहीं जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक PNL वाला जो फार्मूला है जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में डाला था, मैं ये बता दे रहा हूँ, ये वाला फार्मूला ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक्सेल यूज करते हो तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल फार्मूला है। सो एवरेज अगर निकालें हम लोग यहाँ सिर्फ ग्रीन वाले का, इक्वल टू ब्रैकेट ले लेते हैं और बाकी सबको ऐड कर देने से, ऐड किया इसको सॉरी प्लस और इसको प्लस किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और डिवाइड कर दिया 3 से। अभी देखो 1366.95 ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट ऑन विन ट्रेड। सेम लूजिंग के लिए करेंगे, सो यहाँ इक्वल टू ब्रैकेट ले लेंगे, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, ब्रैकेट क्लोज किया और डिवाइडेड 3 से कर दिया। इसमें कुछ फार्मूला इधर आ रहा है, मतलब मैंने कुछ गलत किया है, हाँ एक प्लस ज़्यादा डाल दिया है। सो अभी देखो ये आ जाएगा -277.4। सो ये एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड आ गया। अब ये जो पर्टिकुलर मैंने पहले ही बताया कि क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिख गया, क्योंकि दो पास में ही जो ट्रेंड्स थे वो बहुत ही अच्छे ट्रेंड्स है और उसकी वजह से एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। सो हमें कंपैरिजन इस दोनों का भी करना है। इसका रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 होना चाहिए। अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो आप तो मिनिमम 1:1.5 तो होना ही चाहिए। अब ये रिस्क रिवॉर्ड कैसे डिफाइन करते हैं और ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ों को अभी मैं एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा। सो आज का जो मेरा पर्पस था इस वीडियो को बनाने का कि आप खुद से एक स्ट्रैटेजी को क्रिएट करो, उसका डेटा फेच करो और उसके डेटा के आने के बाद उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का एनालिसिस करो और वो चेक करो कि स्ट्रैटेजी अब ट्रेडेबल है कि नहीं है। तो अगर इस पर्टिकुलर डेटा को अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी ट्रेडेबल है, एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी की तरह, एक स्विंग ट्रेड स्ट्रैटेजी इसको आप कह सकते हो। सो ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ये स्ट्रैटेजी जो मैंने अभी बनाया है ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी, ये जो डेटा क्योंकि मैंने बहुत ही कम डेटा कलेक्ट किया है इसके बेसिस पे ये रिजल्ट आया है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई स्ट्रैटेजी मिले पहले खुद से आप उसका बैक टेस्ट करो और कोशिश करो, अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो मैनुअल बैक टेस्ट करो ताकि आपके आप उस स्ट्रैटेजी में जो भी इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो या फिर जो भी प्राइस एक्शन अगर यूज कर रहे हो या फिर कुछ भी जो आप ट्रेड के लिए यूज कर रहे हो उसके अंदर के कोर रिलेशंस, उसके बीच का स्क्रिप्ट और इंडिकेटर्स या स्क्रिप्ट और प्राइस के बीच का कोर रिलेशन आप पता कर सको, और उसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा चार्ट पे, तब जाके ही आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो धीरे धीरे। सो आई थिंक आज के लिए जो भी मैंने प्रॉमिस किया था इस वीडियो में बताने के लिए वो मैंने पूरा किया है।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसको और अच्छे तरीके से कैसे इन्हांस कर सकते हैं और रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से रखें और किस टाइप के स्ट्रैटेजीज में, जिससे बहुत डिफरेंट टाइप के स्ट्रैटेजीज है, तो किस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज में रिस्क रिवॉर्ड क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। सो थैंक यू फॉर द डे, हैव ए नाइस डे। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।